हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम डिस्कस करेंगे 17 सितंबर 2021 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। इसके अंत में आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, यदि आपको इस लेक्चर का पीडीएफ प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस यानी वर्ल्ड ओजोन डे किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है 16 सितंबर को। तो हर साल वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। दोस्तों, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है ओजोन परत में हो रहे क्षरण के बारे में आम लोगों को जागरूक करना और इसे संरक्षित करने के समाधानों की खोज करना। इसकी घोषणा की गई थी, यानी इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। क्योंकि दोस्तों 16 सितंबर 1987 को विभिन्न देशों ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। अब ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य है ओजोन को हानि पहुंचाने वाले पदार्थों का उत्पादन कम करना और ओजोन परत का संरक्षण सुनिश्चित करना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य है। दोस्तों, ओजोन के बारे में कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे दोस्तों, अगर ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिले तो ऑक्सीजन गैस बन जाएगी, अगर 3 परमाणु मिल जाए तो ओजोन गैस बन जाएगी। तो ओजोन गैस जो है वो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है और यह वायुमंडल में बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है दोस्तों। लेकिन जो ओजोन गैस है वो समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में एक लेयर बनाती है, जिसे हम ओजोन लेयर बोलते हैं। और दोस्तों, जो स्ट्रेटोस्फीयर है वहां पर कुल ओजोन का 90% ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन का काम क्या होता है? तो याद रखिएगा, ओजोन का काम होता है, यानी ओजोन लेयर का जो काम होता है वो होता है सूरज से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणें यानी अल्ट्रा वायलेट किरणों से जो पृथ्वी के जीव हैं उनकी रक्षा करना। दोस्तों, ओजोन परत की खोज की गई थी 1913 में फ्रांस के भौतिकविद फैब्री चार्ल्स और हेनरी बुसेन ने की थी इसकी खोज। दोस्तों, ओजोन की मात्रा को मापने की जो यूनिट है वो है डॉप्सन। याद रखिएगा, ओजोन की मात्रा मापने की इकाई का नाम क्या है? डॉप्सन है। दोस्तों, अभी कुछ समय पहले मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात आई थी। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा। मॉन्ट्रियल का अर्थ है कनाडा का एक बहुत बड़ा शहर। तो दोस्तों, कनाडा के एक शहर में यानी मॉन्ट्रियल में विभिन्न देशों ने हस्ताक्षर किए थे ओजोन परत के संरक्षण के बारे में। और ये कहा गया था कि दोस्तों कि जो ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले जो पदार्थ है उनका उत्पादन कम करना है। तो यह संधि हुई थी 16 सितंबर 1987 को और इसमें 7 बार संशोधन हो चुके हैं। 1990, 1991, 1993, 95, 1997 और 1999 में इसमें संशोधन हो चुके हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस टीवी चैनल को लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हाल ही में संसद टीवी को लॉन्च किया गया है। अब ये संसद टीवी कैसे बना है, तो ध्यान से सुनिएगा कि लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी इन दोनों को मिलाकर के एक चैनल बनाया गया है और उसको अब कहा जाएगा संसद टीवी। अभी तक क्या होता था कि लोकसभा और राज्यसभा की खबरों के लिए और लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही के लिए 2 अलग अलग चैनल बने हुए थे, लेकिन अब इन दोनों को मिलाकर के संसद टीवी बना दिया गया है। और दोस्तों, संसद टीवी में राज्यसभा और लोकसभा की जो कार्यवाही होगी वो अलग अलग समय पर आपको दिखाई जाएगी। तो दोस्तों, याद रखिएगा कब इसका उद्घाटन किया गया है, तो 15 सितंबर 2021 को संसद टीवी को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। दोस्तों, इस कार्यक्रम में लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला वो भी उपस्थित थे और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी भी उपस्थित थे। दोस्तों, इसके जो सीईओ बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं रवि कपूर और जो इसकी लैंग्वेज होगी वो होगी इंग्लिश और हिंदी, यानी जो संसद टीवी होगी वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगी। चलिए फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, मालदीव में भारत के नए उच्चायुक्त कौन बने हैं? यानी भारत के हाई कमिश्नर कौन बनाए गए हैं मालदीव में? तो दोस्तों, उनका नाम है मुनु महावर। क्या नाम है? मुनु महावर। मुनु महावर एक वरिष्ठ राजनयिक हैं और इन्हें हाल ही में मालदीव में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। ये 1996 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं और दोस्तों वो मालदीव में वर्तमान के उच्चायुक्त संजय सुधीर का स्थान लेने वाले हैं। दोस्तों, विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी है कि वो आने वाले समय में बहुत ही जल्दी मालदीव के हाई कमिश्नर के रूप में अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं। विदेश सचिव कौन है वर्तमान में भारत के? तो वो है अभी हर्षवर्धन श्रृंगला। और विदेश मंत्री कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर, यानी एस जयशंकर जो है वो भारत के विदेश मंत्री हैं।
दोस्तों, हाई कमिश्नर और एम्बेसडर में क्या अंतर होता है, इसको अब हम जानेंगे कि हाई कमिश्नर क्या होता है और एम्बेसडर क्या होता है। क्योंकि हमने बहुत बार सुना है कि इस देश के हाई कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं या एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस हम समझ लेते हैं। दोस्तों, 28 अप्रैल 1949 को राष्ट्रमंडल देशों का गठन किया गया था और इनमें दोस्तों 53 देश शामिल हैं। अब ये राष्ट्रमंडल देश क्या होते हैं? दोस्तों, ऐसे देश जो कभी ना कभी ब्रिटेन साम्राज्य का हिस्सा थे तो वो कहलाते हैं राष्ट्रमंडल देश, और ऐसे पूरे विश्व में 53 देश हैं जो कभी ना कभी ब्रिटेन साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते थे। दोस्तों, भारत भी इसका एक हिस्सा है, तो याद रखिएगा कि जो राष्ट्रमंडल देश हैं वो ऐसे देशों का समूह है जो कभी ब्रिटेन का हिस्सा हुआ करते थे। तो दोस्तों, ऐसे देश में अपना दूत भेजना जो कि राष्ट्रमंडल देश है, तो उसको कहा जाता है हाई कमिश्नर। और ऐसा देश जहां पर जो राष्ट्रमंडल देशों में शामिल नहीं है, तो दोस्तों उस दूत को कहा जाता है राजदूत। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करें दोस्तों, पाकिस्तान एक राष्ट्रमंडल देश है, तो अगर यहाँ भारत अपना दूत भेजना चाहेगा तो उसे उच्चायुक्त या हाई कमिश्नर कहा जाएगा। लेकिन चीन राष्ट्रमंडल देश नहीं है, इसलिए इसमें जो भारत के द्वारा दूत भेजा जाएगा वो क्या होगा? राजदूत होगा। चलिए फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम डिस्कस करते हैं मालदीव के बारे में। तो मालदीव की राजधानी है माले, और मालदीव एक दक्षिण एशियाई देश है जो कि एक द्वीपीय देश है, यानी यहाँ पर दोस्तों द्वीप हैं। मालदीव जो है वो कुछ द्वीपों का समूह है जो कि हिंद महासागर में स्थित है। दोस्तों, मालदीव एक बहुत कम नीचा देश है, यानी दोस्तों इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो बहुत ही कम है। अगर बात करें दोस्तों मालदीव के सबसे ऊंचे स्थान की, तो इसके सबसे ऊंचे स्थान की जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से केवल 5 फीट ऊपर है। मालदीव जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से एशिया का सबसे छोटा देश है। मालदीव दुनिया का सबसे छोटा मुस्लिम देश भी है। दोस्तों, मालदीव भारत और श्रीलंका के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, याद रखिएगा। मालदीव की आधिकारिक जो भाषा है वो है धीबेही। क्या है दोस्तों? धीबेही। और मालदीव को 26 जुलाई 1965 को ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी। अब हम डिस्कस करते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में टाइम पत्रिका ने 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की है, तो इनमें कौन कौन भारतीय शामिल हैं? तो दोस्तों इनमें शामिल हैं नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और आधार पूनावाला। तो दोस्तों, किस पत्रिका ने 100 प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की है? तो टाइम पत्रिका ने। और इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला को 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया है। अब इसमें दोस्तों कुछ और लोग शामिल हैं, तो उनको भी डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन शामिल हैं इस लिस्ट में। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं और अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी इस लिस्ट में शामिल हैं। इसके अलावा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ड्यूक एंड डचेज ऑफ सक्सेस के प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेघन भी शामिल हैं। दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा सबसे चौंकाने वाला नाम था तालिबान के सह संस्थापक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का नाम। दोस्तों, इसके अलावा टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका का भी नाम है। और दोस्तों, एप्पल के सीईओ टिम कुक का नाम भी टाइम्स के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में किसके द्वारा देश का पहला कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करने वाला संयंत्र चालू किया गया है? तो दोस्तों, हाल ही में टाटा स्टील के द्वारा देश का पहला कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करने वाला संयंत्र चालू किया गया है। तो दोस्तों, ये संयंत्र कहां पर लगाया गया है? तो याद रखिएगा, इस संयंत्र को लगाया गया है जमशेदपुर वर्ग में, और भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट यहीं पर चालू किया गया है। और दोस्तों, जो टाटा स्टील है वो कार्बन कैप्चर तकनीक को अपनाने वाली देश की पहली स्टील कंपनी बन गई है। दोस्तों, प्लांट का उद्घाटन टाटा स्टील के सीईओ और एमडी टीवी नरेंद्रन के द्वारा किया गया है। यानी टाटा स्टील के सीईओ कौन है? टीवी नरेंद्रन। दोस्तों, टाटा स्टील की स्थापना हुई थी 25 अगस्त 1907 को, और ये हुई थी जमशेदपुर में। कहाँ हुई थी दोस्तों? जमशेदपुर में, और ये वर्तमान के झारखंड में स्थित है। इसके जो संस्थापक थे वो थे जमशेदजी टाटा। और टाटा समूह एक निजी व्यावसायिक समूह है जिसका मुख्यालय मुंबई में है। दोस्तों, जब इसकी स्थापना हुई थी, यानी टाटा स्टील की स्थापना हुई थी, तो इसका नाम हुआ करता था टिस्को, जिसका फुल फॉर्म होता था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। लेकिन दोस्तों, अब इसे किस नाम से जाना जाता है? टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जो टाटा स्टील में लोहे का उत्पादन है या स्टील का उत्पादन है वो शुरू हुआ था 1912 से।
और दोस्तों एक बात और डिस्कस कर लेते हैं कि जो भारत का पहला लोहा और इस्पात कारखाना है वो क्या है, टिस्को है या टाटा स्टील है। अब हम आज के जीके डोज के कुछ प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। खेलों की राजधानी किसे कहा जाता है, तो एथलेटिक्स को कहा जाता है। पंच, कट, नॉकआउट, फ्लाईवेट शब्द किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो ये बॉक्सिंग से जुड़े हुए हैं। दोस्तों रावलपिंडी एक्सप्रेस किस क्रिकेट खिलाड़ी का निक नेम है, तो रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है किसे दोस्तों, शोएब अख्तर को। अगला प्रश्न है वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो वॉलीबॉल खेल का आविष्कार हुआ था अमेरिका में। अगला प्रश्न है सिक्स लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन है, तो दोस्तों उनका नाम है शांता रंगास्वामी। अगला प्रश्न है वांगचुक भूटिया किस राज्य के हैं, तो ये सिक्किम राज्य के हैं। और दोस्तों वांगचुक भूटिया फुटबॉल के भारत के एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। आर्चरी यानी धनुर्विद्या किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो यह भूटान का राष्ट्रीय खेल है। दोस्तों नई दिल्ली का अंबेडकर स्टेडियम किस खेल से संबंधित है, तो यह फुटबॉल से संबंधित है। सानिया रिचर्ड्स किस खेल की विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, तो ये एथलेटिक्स की विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कोनेरू हम्पी किस खेल की प्रमुख खिलाड़ी हैं, तो यह शतरंज की प्रमुख खिलाड़ी हैं। ये थे कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो आप इनको भी नोट डाउन कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों रिवीजन वाले प्रश्नों की, जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है टाटा समूह के संस्थापक कौन थे। दूसरा प्रश्न है ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। और तीसरा प्रश्न है ओजोन की मात्रा मापने की इकाई को क्या कहते हैं। और चौथा प्रश्न है वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है। तो इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों अब हम उन लोगों के भी नाम डिस्कस कर लेते हैं जो सटीक जवाब देते हैं और रेगुलर जवाब देते हैं। दोस्तों उनमें नाम है रोहित पवैया का, योगेंद्र सिंह का, और कुमार सत्यम और मनोज कुमार। ये कुछ नाम है दोस्तों जो लगातार आंसर देते हैं और बहुत ही सटीक आंसर देते हैं। दोस्तों यदि आपने अभी तक खबरी ऐप पर स्टडीकर को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा, वहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स भी मिल जाएगा बहुत ही कम कीमत पर। आप राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिएगा, वहां पर उनकी स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगी। इसके अलावा लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगी। राजा गुप्ता के माध्यम से अगर कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं अनअकैडमी पर और उसमें छूट पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक रेफरल कोड यूज करिएगा, राजा नंबर 1। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप इस लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।